गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे थे समास। समास में हमने समास के चारों भेद कर चुके हैं और कल हमने किया द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। आज हम करेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। समास के कुछ उदाहरण हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में समान होते हैं। इन दोनों का अंतर समझने के लिए विग्रह का ध्यान देना आवश्यक है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, जैसे पीताम्बर पीत विशेषण और अंबर विशेष्य, तथा कमल नयन में कमल उपमेय और नयन उपमान है। परंतु बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। दोनों पदों के अर्थों को अलग अर्थ प्रकट होता है। जैसे ऊपर के दोनों शब्दों को ही ले तो पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण, और कमल नयन कमन के समान नयन है जिसके विष्णु। विग्रह होता है। अतः ध्यान रखिए कि जहाँ दोनों में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद से बिन तीसरा अर्थ निकलता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जब एक पद दूसरे का विशेषण या उपमान हो तो कर्मधारय समास होता है। तो आपके उदाहरण है जैसे दशानन दस आनंद कर्मधारय समास, दसमुख है जिसके रावण, ये बहुव्रीहि समास हो गया आपका। षडानन छह आनंद कर्मधारय समास, और इसके अंदर देखो बेटा षडानन, इसके अंदर कर्मधारय समास छह मुख है जिसके कार्तिकेय बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से ये आपके समास हैं जिनके कि कुछ जो उदाहरण है वो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में ही हो सकते हैं। वो आपके उदाहरण ये बताए हुए हैं कि किस तरह से आप जब उनका विग्रह करते हो तो उसी के आधार पर हम उसको उस समास का नाम रखेंगे। कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर क्या है? कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो कर्मधारय में जो पहला एक पद है वो गुणवाचक विशेषण होगा, लेकिन द्विगु समास में क्या होगा? वो संख्यावाचक। जैसे परमानंद परमानंद, ये तो हो गया कर्मधारय का। चतुर्वर्ण चार वर्ण, तो इसमें पहला पद क्या है? संख्यावाचक, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। नीलांबर नीला अंबर कर्मधारय, और त्रिफला तीन फलों का समूह किसमें हो गया? द्विगु समास में। अब एक बार ये मुख्य पॉइंट है जो और देख लेते हैं हम। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। पदों के मेल से बना पद है वो समस्त पद कहलाता है। समासिक शब्द के पदों को अलग करने की प्रक्रिया है वो समास विग्रह कहलाती है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा विशेषण और उत्तरपद प्रधान और विशेष्य होता है। समास करते समय विभक्ति का लोप हो जाता है। कर्मधारय तथा द्विगु समास है तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। कर्मधारय के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होने के कारण कोई अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और इस कारण से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। तो इसके अंदर आपका पूरा चैप्टर आ चुका है कि जो भी हमने पढ़ा है चैप्टर के लिए वो सब कुछ इसमें आ चुका है कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है, और फिर आपके सभी समास की इसके अंदर क्या हो गई? परिभाषा हो गई है। आगे है समास की परिभाषा दीजिए, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो समास की परिभाषा बेटा आप कर ही चुके होंगे एक एक उदाहरण के साथ में। नेक्स्ट है आपका समास विग्रह को रेखांकित कीजिए। काली मिर्च, काली मिर्च का विग्रह क्या होगा बेटा? काली है जो मिर्च की, यहाँ पर मिर्च की विशेषता के बता रहे हैं कि वो कैसी है? काली है। तो ये कौन सा समास हो गया आपका? कर्मधारय समास। ग्रहागत, ग्रह को आगत, ग्रहागत का मतलब क्या होता है? ग्रह को आगत, यानी यहाँ पर को आ रहा है तो क्या आ गया इसके अंदर आपका? कौन सा समास आ गया आपका? तत्पुरुष समास। कमल नयन, कमल के समान नयन है जो, तो यहाँ पर आप क्या? कमल के समान नयन है जो, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास आ गया। दही बड़ा, तो आपने यहाँ आगे पढ़ा था बेटा कि जब हमने इसको पढ़ा था जब आया था दही में डूबा हुआ वड़ा, तो इसका जो सही विच्छेद है वो यही होता है, दही में डूबा हुआ वड़ा। लेकिन यहाँ पर आपका दही और बड़ा हो गया। हाथों हाथ, क्योंकि यहाँ पर वो भेद नहीं दे रखा तो आप इसको दही बड़ा कर सकते हो। हाथों हाथ हो गया आपका हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, तो ये कौन सा हो गया आपका समास है? हाथों हाथ अव्ययी भाव समास। आगे है
समास का नाम बताइए। झड़ते हैं पत्ते जिससे, यहाँ पर पतझड़, यानी कौन सा हो गया, झड़ते हैं पत्ते जिसमें, पतझड़ किसी विशेष के लिए बोल दिया, पतझड़ के लिए, यानी तीसरा अर्थ जहां पर आ रहा है वो क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। धनी और मानी, धनी मानी कौन सा समास हो गया, और आ गया आपका द्वंद्व समास। पांच आबों का समूह, पंजाब, पांच आबों का, किसका, पांच आबों, आगे क्या आ रहा है, पांच, तो यहां पर हो गया आपका द्विगु समास। नेक्स्ट है समुद्र पर्यंत आसमुद्र, समुद्र पर्यंत आसमुद्र, देखो पहला पद क्या हो गया आपका, अव्यय, तो अव्ययी भाव समास। दया से आद्र, दयाद्र से आ रहा है यानी विभक्ति आ रही, तो कौन सा हो गया आपका तत्पुरुष समास। तो आपको बेटा काम क्या करना है कि अगर आपके पास बुक है तो ये एक्सरसाइज सारी आपको बुक में टिक करनी है, और ये जो मुख्य पॉइंट है, अगर आपने प्रश्न उत्तर यानी समास और समास के चारों भेदों की परिभाषाएं लिखनी है तो नहीं नोट करना, वरना आपको ये सभी यहाँ पर नोट करनी है। थैंक यू। Hello students, I am Hirlal sir beta from MLP International School Rajpura, and we are going through our book, textbook movement, and we are going through the fourth chapter of this book. The name of the fourth chapter of this book is In the Kingdom of Fools, and now in this video we are going through the question answer of this textbook. Okay, so first of all we going through the very short type question answer. Okay, then ready? I want to read for you. In the kingdom of fools both kings and ministers were. Fill in the blank with the suitable words. आंसर हमारे पास आएगा idiots. The king and his minister did not want to run things like other kings. What new experiment did they make? They ordered the people to sleep during the day and work at night. Secondly, everything was to be sold cheap at the same price for one dudu. Question third है, the two strangers were amazed by what they saw around them. Who were they and what struck them amazing? यानी उनको कौन सी चीज विचित्र लगी. The two strangers, a guru and disciple, were astonished to see that everything cost the same, a single dudu. Secondly, they found everyone asleep in daytime and waking up for work at night. Both the guru and his disciples were delighted. Why? दोनों खुश क्यों थे? Both the guru and disciple were delighted, खुश थे. They could buy all the food they wanted for a dudu. What was the Guruji's wisdom? भाई गुरु की बुद्धिमत्ता क्या थी? द गुरुजी विजडम वॉज दैट देयर वॉज नो जस्टिस इन द किंगडम ऑफ फूल, यानी मूर्खों के साम्राज्य बेटा न्याय नहीं होता है. ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द फूल, यानी उनके बिहेवियर के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. ही वांटेड टू लीव द किंगडम एट वंस, तुरंत छोड़ना चाहता था. व्हाई डिड द डिसिपल disregard his गुरुजी's advice to leave the place, मतलब उसने गुरुजी की बात को क्यों नहीं माना. The disciple did not pay any heed to his guruji's words of wisdom. All he wanted was good cheap food. इसकी वजह से उसने नहीं माना था. So he refused to leave the place. What was the disciple experience in the kingdom of fool? बेटा डिसिपल का क्या अनुभव रहा मूर्खों के साम्राज्य में. द डिसिपल एट ए लोट ऑफ घी, fruit and rice. He grew fat like a street bull, but his fatness landed him into trouble. उसके मोटापे ने उसे परेशानी में डाल दिया. He was found fit for executions at the stake. अब उसको फांसी का फंदा बिल्कुल सही आता था.
The king summoned so many people, so many persons to the court one after other, but could not succeed in finding out the criminal. What does all this tell about the character? उसके कैरेक्टर बारे में बेटा क्या बताते हैं? The king was an idiot with a wavering mind. राजा था, वो बड़ा एक idiot था और उसका दिमाग घूमता रहता था. He was easily misled by the people. He summoned for trial a court. He couldn't really decide who the really culprit was. बिल्कुल आंसर सही है. How did the bricklayer save his skin? बेटा bricklayer ने अपनी जान कैसे बचाई? The bricklayer passed on the blame to the dancing girl, who distracted his mind by walking up and down the street. Who was finally found fit for the stake? On what grounds? The disciple was found fit for execution because he was fat enough to fit the stake. What secret did Guruji whisper to the king? The Guruji whispered to the king that the new stake was the stake of God of justice. Whoever died on the first would be the king in his next life. The next to the die would be the future ministers. ये उसने चाल चली थी. अभी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बेटा और है जो मैंने आपके पास भेजे हैं. Who did executioner put to death that night? The executioner executed 2 criminals that night, as were the royal orders. They did not know that they 2 persons were the king and the minister. क्योंकि उनको नहीं पता था कि भाई मंत्री और राजा दोनों को फांसी दी गई है. तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप हमारे पास, जिनके आंसर आप लोगों ने बेटा 30-40 वर्ड्स में करने हैं. तो ये क्वेश्चन हमारे पास पहला था. व्हाट द न्यू स्कीम डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन द स्टेट? द किंग वांटेड टू डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स. ही ऑर्डर्ड हिज पीपल टू यूज द डे फॉर रेस्ट एंड नाइट फॉर वर्क. ही आल्सो मेड इट कंपल्सरी दैट एवरीथिंग बी सोल्ड चीप जस्ट फॉर ए डू. क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है, लास्ट है इस वीडियो का बेटा ये हमारे पास. नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन थर्ड से हम स्टार्ट करेंगे. वाई वॉज गुरुजी डिलाइटेड एट फर्स्ट बट सून चेंज हिज माइंड? द गुरुजी वॉज अमेज्ड टू फाइंड द रोड्स deserted in the daytime. Being hungry, he went to buy groceries. Everything was cheap and cost the same. So he was delighted. इसलिए तो खुश हुआ. But being wise to foresaw danger in the state run by idiots. So he changed his mind and went away. तो ये हमारे पास कंप्लीट होगी वीडियो बेटा. नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 से फिर लेंगे. थैंक यू. Hello, good morning students. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class. Chapter 13, exercise 13.4. Exercise 13.4 में आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, the radius of spherical balloon increases from 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर. जो रेडियस है स्फीरिकल बैलून की वो जो इंक्रीज़ हुई है रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर एज एयर इज़ बीइंग पम्प्ड इनटू इट. मतलब जैसे जैसे उसमें हवा भरी गई है बैलून में. फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इनटू केसेस. दोनों का रेशियो फाइंड करना है दोनों केसेस में. फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे. केस फर्स्ट में रेडियस ऑफ बैलून इक्वल्स टू में 7 सेंटीमीटर. तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर की वैल्यू 7 इंटू में 7. केस सेकंड में
रेडियस ऑफ बैलून, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, 14 सेंटीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर की वैल्यू 14 इंटू में 14। तो रिक्वायर्ड जो रेशियो हमें रिक्वायर्ड रेशियो सरफेस एरिया केस फर्स्ट अपॉन में सरफेस एरिया केस सेकंड। सरफेस एरिया केस फर्स्ट में 4 पाई 7 इंटू 7 एंड सरफेस एरिया 4 पाई 14 इंटू में 14। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो 1 इंटू 1/4। तो हमारा रेशो कितना आ गया? 1:4 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है ए हेमिस्फेरिकल बाउल, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर। जो ब्रास से जब हमारी एक मेटल होती है उससे बना हुआ है, उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। जो उसके अंदर टिन प्लेटिंग की गई है उसके अंदर एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। जो उसकी कॉस्ट है वो क्या है? ₹16 है 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर। तो हमें टोटल बताना है उसकी इनर, उसके इनसाइड में जो है टिन प्लेटिंग की गई, तो हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले डायमीटर कितना गिवन है? 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी? 10.5/2 5.25 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है? इसका सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो उसके अंदर जो टिन प्लेटिंग की गई है वो ओनली इनसाइड में है, तो इसका मतलब उसका सी एस से फाइंड करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। देन 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 5.25 इंटू में 5.25, 2 इंटू 22/7, 525/100, 525/100। सोल्व करेंगे इसको। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 5 जा 30, 5 पर 25 3 जा 24, 4 जा 100, 25 4 जा 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 11 पर कैंसिल हो गया हमारे पास। इसको कैंसिल करेंगे अब हम। 5 2 जा 25, 2 जा 50, 25 1 जा 1, 25 4 जा। तो हमारे पास ये आ गया। इसको करेंगे अब हम मल्टीप्लाई, देन 63/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 63/4 सेंटीमीटर, सॉरी 63/4 नहीं, मल्टीप्लाई में क्या है? 11 भी है। तो हम इसको 11 से, जब 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 6 जा 66 और 3 6 93/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल उसका क्या आ गया? सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। अब हमें कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में ₹16। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16/100 एंड कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में
16/100 मल्टीप्लाई में 693/4, 4 4 जो 16 पर कैंसिल, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 693 से हम, तो 4 3 जो 12, 4 9 जो 36 और 1 37, 4 6 जो 24 और 3 27 अपॉन में 100। तो टोटल कॉस्ट आ गई ₹27.72। हमारे पास जो टोटल है उसके इनसाइड में जो टिन प्लेटिंग हुई है उसकी कॉस्ट है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें रेडियस फाइंड करनी है, हमें सरफेस एरिया गिवन है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr स्क्वायर, हमें गिवन है 154। 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस फाइंड करेंगे 154, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू में 7 अपॉन में 4 इंटू में 22, 7 से कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, देन आर इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ 49/4 क्या आ जाएगा 7/2, देन आर इज इक्वल टू में इसको कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर 3.5 सेंटीमीटर। थैंक यू। Student, this is Amrita Sharma. Bachcho, we are discussing about molecule, and in last lecture we have discussed about types of molecule, and one type we have discussed, that is molecule of element. मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है बच्चों, ऐसा मोलिक्यूल जो एक ही तरह के एटम से मिलकर के बनता है उसको मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। जैसे ओजोन का मोलिक्यूल O3, हाइड्रोजन का मोलिक्यूल H2, नाइट्रोजन का मोलिक्यूल N2। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। द मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन 2 or more different type of atom chemically combined together। अगर 2 or more different type of atom chemically combined हो जाते हैं तो कंपाउंड मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मीन्स उस मोलिक्यूल में एक से ज्यादा तरह के एटम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ कंपाउंड, और हाइड्रोजन क्लोराइड किससे मिलकर के बना है, H और Cl, अलग अलग तरह के एटम है। द मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl कंटेन 2 different types of atom, that is हाइड्रोजन एटम H and क्लोरीन Cl। ओके, ऐसे ही अ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का मोलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 different type of atom, 2 टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एटम H एंड ऑक्सीजन एटम O। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कंपाउंड whose molecule consist of 2 different type of atom, that is कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। कुछ और एग्जाम्पल भी हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। देयर आर सो मैनी मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ओके बच्चों, नाउ आगे देखिएगा केमिकल फॉर्मूले। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैं आपसे को वाटर का केमिकल फॉर्मूला बताऊं तो आप कहोगे H2O। अ केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मोलिक्यूल। कंपोजिशन का मतलब किस किस से मिलकर के मोलिक्यूल बना हुआ है। मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मोलिक्यूल। और मोलिक्यूल में क्या दिखेंगे आपको, जिनसे बना हुआ है एटम से, उनके क्या दिखेंगे बच्चों, सिंबल दिखेंगे। अ केमिकल फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज मोलिक्यूलर फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला को क्या कहते हैं बच्चों, मोलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम कहते हैं। यहाँ देखिएगा इस टेबल में मोलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ सम कॉमन एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के मोलिक्यूलर फॉर्मूले। हाइड्रोजन का मोलिकुलर फॉर्मूला H2, नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br2, आयोडीन का I2, फास्फोरस का P4, सल्फर का S8। ओके, नाउ
ये तो क्या थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ सम कॉमन एलिमेंट। अब देखिएगा फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड के फॉर्मूले। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हमें बताता है कि कंपाउंड किससे बना हुआ है, इन विच केमिकल सिंबल्स टेल्स अस विच एलिमेंट आर प्रेजेंट, और कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है। एंड द सबस्क्रिप्ट लोअर फिगर टेल्स अस हाउ मेनी एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द कंपाउंड। और नीचे जो सबस्क्रिप्ट लगी होती है वो हमें बताती कि कितने कितने एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा H2O जो है ये हमें बता रहा है कि वाटर किससे मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से, ठीक है। और ये नीचे जो सबस्क्रिप्ट है, नीचे जो लोअर सबस्क्रिप्ट जिनको बोला जाता है, ये बताता है कितने कितने एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का कितना एटम है बच्चों, 1 एटम है। वाटर इज अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का। सो द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। इन द फॉर्मूला ऑफ H2 द सिंबल H2 इंडिकेट 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, नोट अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम हाइड्रोजन के, एंड ऑक्सीजन रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 ऑक्सीजन को। द फिगर इन फ्रंट ऑफ ए फॉर्मूला शो दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल 2H2O 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, 3H2O 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। और 2H2O में कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एटम है, एंड 2 से ये ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 क्या है इसमें बच्चों, ऑक्सीजन एटम है। ओके, नाउ कुछ कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूले देखिए। वाटर मोलिकुलर फॉर्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, इथेनॉल C2H5OH, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, हाइड्रोजन सल्फाइड H2, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 गैस है ये। और कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन है, अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, HCl में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, CCl4 में कार्बन और क्लोरीन है, H2S में हाइड्रोजन और सल्फर है, CH2 में कार्बन एंड सल्फर है। now आगे देखिएगा मोलिकुलर मास। तो वैसे मोलिकुलर मास क्या है, मोलिक्यूल का मास। जैसे हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था ऐसे ही मोलिकुलर मास है। द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज रिलेटिव मास। मोलिकुलर मास क्या है, रिलेटिव मास ऑफ इट्स मोलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। जैसे हमने एटॉमिक मास निकाला था कार्बन 12 के एटम के मास से कंपेयर करके, ऐसे ही मोलिकुलर मास भी निकालेंगे कार्बन 12 के एटम के मोलिकुलर मास से कंप्लीट करके। द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम वन मोलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस इज हैवियर देन। उस मोलिक्यूल का, उस कंपाउंड का एक मोलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम का जो मास है उसके मास के कंपैरिजन में कंपाउंड का एक मोलिक्यूल कितना टाइम हैवियर है वही उसका मोलिकुलर मास कहलाएगा। For example, molecular mass of hydrogen is 2, which means that a molecule of hydrogen is 2 times heavier than 1/12 of an carbon 12 atom. और molecular mass को भी किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, U में। कैलकुलेशन कैसे करेंगे molecular mass की? The molecular mass is equal to sum of atomic mass of all atom present in one molecule of that substance. किसी सब्सटेंस के 1 मोलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है सबका मास हम ऐड कर देंगे तो उस मोलिक्यूल का मास निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर है H2O, तो इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम 1U होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2U हो गया। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16U होता है। अब मोलिकुलर मास ऑफ वाटर हम निकालेंगे तो 2 + 16 कितना आ जाएगा बच्चों, 18U के बराबर ये मास आ जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ वाटर इज कितना आ जाएगा, 18U। तो बेटा मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 2 + 16 = 18U। ऐसे ही आप और मोलिक्यूल्स के मास निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन गैस का मोलिकुलर फॉर्मूला H2 होता है तो इसका मास 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है 2U आ जाएगा। नाइट्रोजन का N2 होता है तो एक नाइट्रोजन का 14U होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 28U आ जाएगा। ऑक्सीजन गैस में फॉर्मूला O2 होता है और एक ऑक्सीजन का फॉर्मूला 16 होता है, 32U आ जाएगा।
क्लोरीन का 35.5 होता है, और 2 क्लोरीन, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 71U यहाँ पे आ जाएगा। ओके बच्चों, एक न्यूमेरिकल है जिसमें H2SO4 का मोलिकुलर मास हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास 2 × 1, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का 4 एटम है और एक एटम का 16 होता है। 2 + 32 + 64 = 98U। ये एक मॉलिक्यूल का मास आ गया, कितना आ गया बच्चों 98U। तो ऐसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप घर पे सब ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको नया टॉपिक कराने जा रहा हूं और उसका नाम है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हम कार्टिलेज और बोन्स के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू से। The skeletal or supporting tissue includes cartilage and bone which form the endoskeletal of vertebrate body। अगर हम बात करते हैं skeletal connective tissue की, तो एक प्रकार की supporting tissue कहलाती है जिसमें हम cartilage और bone को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर ही पाई जाती हैं। 2 टाइप्स हैं, कार्टिलेज और बोन्स। सबसे पहले कार्टिलेज देख लीजिएगा। कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं, सेमी रिजिड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये हार्ड नहीं होती है, तो इसका मतलब ना ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना ज़्यादा हार्ड होती है। तो टाइप्स क्या क्या हैं कार्टिलेज के, तो एक है हायालिन कार्टिलेज। हायालिन कार्टिलेज की अगर बात करें तो ये सबसे पुरानी कार्टिलेज टाइप कहा जाता है, प्राचीन कहा जाता है इसको। इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव कार्टिलेज टाइप। दूसरा, ये जो मैट्रिक्स हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, होमोजीनस होते हैं और क्या होते हैं भाई, ये पर्ली वाइट और ब्लूइश ग्रीन कलर के पाए जाते हैं हायालिन कार्टिलेज। और ये ग्लास जैसी अपीयरेंस क्या है, नज़र आती है। तो ये हायालिन कार्टिलेज की कुछ विशेषताएं थी। एक तो ये प्रिमिटिव हैं, दूसरा ये ट्रांसपेरेंट है, इनका मैट्रिक्स होमोजीनस है, पर्ली वाइट कलर या फिर ब्लूइश ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा, ग्लास जैसी अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। अक्रेंस देख लीजिए इनके। अक्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो हायालिन जो कार्टिलेज है वो पाया जाता है, इज़ फाउंड एट एंड ऑफ द लिम्ब बोन, नेसल सेप्टम, है ना। नेसल सेप्टम के एंड लिम्ब बोन्स पे क्या है, पाई जाती है। तो ये देखिएगा इसमें क्या है, सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको, पेरिकॉन्ड्रियन, फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट, मैट्रिक्स, लैक्यूना, वाइट फाइबर, नेस्ट ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट, आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये हायालिन कार्टिलेज का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन। उसके बाद चलते हैं वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। अगर हम वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या है, रिच इन द बंडल्स ऑफ दिस थिक वाइट कोलेजन फाइबर। यहाँ पर वाइट कोलेजन फाइबर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये थोड़ी सी टफ होती है और लेस फ्लेक्सिबल आपको देखने को मिलेगी। जो वाइट फाइब्रस अक्रेंस आपको मैं बता देता हूँ, जो वाइट फाइब्रस जो कार्टिलेज है ये केवल इनवर्टिब्रल डिस्क के अंदर ही पाई जाती है, जो नॉर्मली शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, मतलब हमें चोट नहीं लगने देती है। उसके बाद आता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज। येलो इलास्टिक कार्टिलेज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये येलो कलर की होती हैं, मैट्रिक्स होता है और नॉर्मली क्या है, ये ओपैक होती हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारी ईयर पीना और टिप ऑफ नोज़ यहाँ पर पाई जाती है येलो इलास्टिक कार्टिलेज। फिर आता है बच्चों कैल्सीफाइड कार्टिलेज। जब हम कैल्सीफाइड कार्टिलेज की बात करते हैं तो समझ जाओगे कि इसमें कैल्शियम सॉल्ट की क्या है, डिपोजिशन प्रेजेंट होती है। ब्रिटल होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं। अक्रेंस क्या है, ये पाए जाते हैं सुप्राकैपुला ऑफ पेक्टोरियल ग्रिडल ऑफ फ्रॉग और वर्टिब्रे ऑफ शार्क, मतलब शार्क में और फ्रॉग के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसका नाम है बोन। बोन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। जो बोन सेल्स हैं उन 3 टाइप्स की होती हैं बोन्स। बोन फॉर्मिंग सेल जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, बोन मेंटेनिंग सेल जिसको ऑस्टियोसाइट कहा जाता है, और बोन डिजॉल्विंग सेल्स जिसको ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। तो ये 3 तरीके की बोन्स क्या हैं, पाई जाती हैं। तो टाइप ऑफ बोन में सबसे पहला आ जाता है हमारा डर्मल बोन्स,
है ना, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस बोन्स, इन्वेस्टिंग बोन्स कहा जाता है। ये जो बोन्स है नॉर्मली ऑसिफिकेशन ऑफ द डर्मिस ऑफ द बोन कहाँ पाई जाती है, ये बोन्स की अपर लेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मतलब फेलेंजेस, क्लेविकल, वहाँ पर ये क्या है आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे तरीके से, ये बोन का है, इसमें डिफरेंट टाइप की जो बोन्स हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी, बोन्स के जो पार्ट्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे आपको। इसके बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास है कार्टिलेजनियस बोन्स और रिप्लेसिंग बोन्स। कार्टिलेजनियस बोन्स की अगर हम बात करें या रिप्लेसिंग बोन्स की बात करें तो ये है जो ये बोन्स हैं ये कार्टिलेज को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करने का काम करते हैं, मतलब ग्रीडल बोन्स, लिम्ब बोन्स ये प्रेजेंट होती हैं। सस्मॉइड बोन, ये जो बोन्स होती हैं इज फाउंड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ द टेंडन, जैसे पैटेला, फैबेला है ना, ये नी कैप, यहाँ पे जो पाई जाती है इसको सेस्मॉइड बोन कहा जाता है। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही आपको करवाऊँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, और एनिमल टिश्यू को हम डीपली में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और हमने आज क्या क्या पढ़ा है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। और टाइप्स मैंने आपको ये बताया था, जो कार्टिलेज होते हैं सेमी रिजिड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। टाइप कौन कौन सी हैं, जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज है, सबसे पुरानी प्रिमिटिव पूछा जाए तो हाइलिन कार्टिलेज का नाम लेना। और वहीं मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रांसपेरेंट होता है, होमोजीनस होता है, और पर्ली वाइट और ब्लूइश ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा, और ग्लास जैसी अपीयरेंस आपको नज़र आएगी। वहीं आपको अगर पता करना हो कि भाई ये हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि ये एंड ऑफ द लिम्ब बोन, जो हमारी लिम्ब बोन्स होती हैं नेसल सेप्टम, वहाँ पर ये क्या है पाई जाती हैं। ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, हमने पढ़ा है। वाइट फाइब्रस तो आप समझ गए होंगे, वाइट कोलेजन फाइबर्स आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा। टफ होती हैं, बहुत ही कम फ्लेक्सिबल होती हैं। वाइट जो फाइब्रस जो कार्टिलेज है ये पाई जाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर, जो कि शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करती है। येलो इलास्टिक कार्टिलेज, ये आप फैमिलियर हो जाएं क्योंकि येलो कलर की इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और ये पाए जाते हैं कहाँ पर, ये पाए जाते हैं हमारे ईयर, आउटर ईयर में पाए जाते हैं, और नोज़ की जो टिप है वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आता है कैल्सीफाइड कार्टिलेज, यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट की डिपोजिशन मिलेगी आपको। ये ब्रिटल होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं, और बहुत ही हार्ड होते हैं। और इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पाए जाते हैं ये आप पाए जाते हैं सुप्रा कैपुला के अंदर ऑफ द पेक्टोरियल ग्रिडल ऑफ फ्रॉग, या वर्टिब्रेई ऑफ शार्क के अंदर पाई जाती हैं। 3 तरीके की बोन्स आपको बताई मैंने, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। बोन फॉर्मिंग सेल को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, बोन मेंटेनिंग सेल को ऑस्टियोसाइट, और बोन डिजॉल्विंग सेल को ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। जो टाइप है जो बोन्स की, एक तो होती है डर्मल बोन, जिसको मेम्ब्रेनस बोन कहते हैं, इन्वेस्टिंग बोन्स कहते हैं, है ना, फेलेंजेस और क्लेविकल। और वहीं दूसरा हमने आज क्या पढ़ा है, यहाँ पर हमने पढ़ा है कार्टिलेजनियस बोन्स और रिप्लेसिंग बोन्स, ठीक है ना। ये ग्रिडल बोन्स, लिम्ब बोन्स बोलते हैं हम इसको। सेस्मॉइड बोन में क्या आ जाएगा आपका, पैटेला, फैबेला, ये लोकेटेड होती हैं नी कैप के अंदर। चलिए, तो आपको मैं बता दूं ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको कम से कम 2 या 3 बार जरूर रिवाइज करें, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello students, good morning. In our previous lecture, we have covered our chapter number 2 from your history book, The Socialists in Europe and the Russian Revolution. So today we will do very short answer questions of this chapter. So let's start. Question number 1, who were liberals? Answer is, liberals wanted a nation which tolerated all religions. Means liberals एक ऐसा nation चाहते थे जिसमें सभी religions का मिला जुला रूप हो। They also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. वे dynastic rulers की uncontrolled power के oppose थे। So question number 2, who were called radicals? Radicals कौन थे? Radicals were the ones, radicals वो लोग थे who wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. कि वो चाहते थे कि देश की सरकार जो है वो कंट्री की पॉपुलेशन की मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड हो, उसके ऊपर बेस्ड हो। दे अपोज्ड द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। वे
अपोज थे, खिलाफ थे ग्रेट लैंड ओनर्स के प्रिविलेजेस, जो जन्म सिद्ध अधिकार कुछ मिले हुए थे लैंड ओनर्स को, एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, मीन्स एक तरह से वो चाहते थे कि देश की जनता जो है सरकार को खुद चुने। क्वेश्चन 3, व्हाट वर द आइडियल्स ऑफ कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स के आइडियल्स क्या थे, उनके विचार क्या थे? दे वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, तो वो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के ही अपोज थे, दोनों के ही खिलाफ थे। They believed that the past had to be respected and changed had to be brought about through a slow process. वो विश्वास करते थे या वो चाहते थे कि the past had to be respected, कि मीन्स अतीत का भी सम्मान किया जाना चाहिए। एंड चेंज, वो चाहते थे कि चेंजमेंट तो हो, बट हैड टू बी ब्रोट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस, लेकिन एक धीरे प्रक्रिया से, एक स्लो प्रोसेस के साथ चेंजमेंट सोसाइटी में किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रॉब्लम्स वर ब्रोट बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन? क्या प्रॉब्लम्स थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब औद्योगिकरण जब स्टार्ट हुआ तो क्या प्रॉब्लम्स आई लोगों के सामने? तो आंसर इज वर्किंग आवर्स वर ऑफन लॉन्ग, काम करने के घंटे बहुत ज्यादा थे, एंड वेजेस वर लो, और उनका जो मजदूरी थी, जो मेहनताना था, जो उनका वेतन था वो बहुत कम था, एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर देम, और साथ में बेरोजगारी की समस्या भी उनके लिए बढ़ चुकी थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स वर आल्सो ग्रोइंग रैपिडली, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इसलिए सिटीज वगैरह या अलग अलग चीजें जो है डेवलप हो रही थी, तो हाउसिंग और सैनिटेशन, साफ सफाई की जो व्यवस्था थी वो नहीं हो पा रही थी अच्छे से, तो ये प्रॉब्लम्स भी उनके सामने आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु ऑल वांटेड रिवॉल्यूशंस टू पुट एन एंड टू मोनार्कियल सिस्टम? अब कौन थे जो रिवॉल्यूशंस का चाहते थे कि टू पुट एन एंड, कि रिवॉल्यूशंस के थ्रू जो है मोनार्कियल सिस्टम को दी एंड कर दिया जाए? सो द नेशनलिस्ट, सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड टू ओवरथ्रो मोनार्कियल सिस्टम, वो चाहते थे मोनार्की सिस्टम को उखाड़ फेंकना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोशलिस्ट। आंसर इज सोशलिस्ट आर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो है उनकी एक मुख्य विशेषता बतानी है, तो समाजवादी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, और समय की या समाज की सबसे बड़ी बुराई के रूप में, सबसे बड़ी जड़ के रूप में इसको सामाजिक बुराई के रूप में जो है देखते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वॉज रॉबर्ट ऑन? Robert Owen was a leading English manufacturer who sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. Robert Owen कौन थे? वो एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, who sought to build a cooperative community, जिन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई, called New Harmony, जिसको न्यू हार्मनी के नाम से जाना गया। वो कहाँ पे बनाई गई थी? इंडियाना, जो कि यूएसए में एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु वॉज लुइस ब्लैंक? आंसर इज लुइस ब्लैंक वॉज ऑल्सो ए नेशनलिस्ट। लुइस ब्लैंक कौन थे? एक नेशनलिस्ट थे, हु वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। लुइस ब्लैंक क्या चाहते थे? हु वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स, वो चाहते थे कि सरकार जो है कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे, मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन उसको एनकरेज ना करके सरकार उसको एनकरेज करे, सरकार बढ़ावा दे कोऑपरेटिव्स को, एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस, और कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिप्लेस करके और कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे, एनकरेज करे उसको। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेम टू फेमस सोशलिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड ए कम्युनिस्ट सिस्टम। दो फेमस सोशलिस्ट के नेम बताने हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। आंसर इज कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज नेम द सोशलिस्ट इंटरनेशनल बॉडी विच कोऑर्डिनेटेड देयर एफर्ट्स। आंसर इज द सेकंड इंटरनेशनल। सोशलिस्ट इंटरनेशनल बॉडी जो बनाई गई थी उसका नेम बताना है। आंसर इज द सेकंड इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रशियन रेवोल्यूशन? रशियन रेवोल्यूशन या रूसी क्रांति क्या था? आंसर इज द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917। 1917 में राजतंत्र का अंत हो जाना, फरवरी 1917 में राजतंत्र का अंत हो जाना, एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन।
एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर, और अक्टूबर के जो इंसिडेंट्स हुए, जो इवेंट्स हुए, बैक टू बैक जो घटनाएं घटी, आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन. सो आंसर इज द फॉल ऑफ monarchy in February 1917 and events of October are normally called the Russian Revolution. Next question is, what was the main occupation of Russians? About 85% of Russian Empire's population earned their living from agriculture. वो कहाँ से अपना पूरा कर रहे थे, किस पे बेस थे वो, एक तरह से एग्रीकल्चर पे. मींस 85% जो रशिया की पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी. तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रशियंस वाज एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सोशलिस्ट पार्टी formed in Russia in 1898 on Karl Marx ideas. Then answer is the Russian Social Democratic Workers Party. The Russian Social Democratic Workers Party. Next question is, who were Bolsheviks? Bolsheviks कौन थे? It was a political organization led by Lenin, who thought that in a repressive society like Tsarist Russia, मीन्स एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो लेनिन के द्वारा लीडरशिप इसकी की जा रही थी. और वो क्या सोचते थे, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. कि जो पार्टी है वो एक तरह से डिसिप्लिन में होनी चाहिए एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, और इसके मेंबर्स की क्वालिटी एंड नंबर के ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए. ही बिलीव्ड इन ए सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट. जो लेनिन था वो एक सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट में बिलीव रखता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who were Mensheviks? Answer is Mensheviks also was a political organization. ये भी एक political organization था who thought that party should be open to all and accept the democratic setup of the government. ये ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता था कि पार्टी जो है सभी के लिए ओपन हो एंड एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको एक्सेप्ट करे. ओके. Next one is, what was a Duma? Duma क्या था? Duma was a parliament of elected consultative formed with the permission of Tsar after the success of 1905 Russian Revolution. Duma जो है एक पार्लियामेंट था, इलेक्टेड कंसल्टेटिव जो है मीन्स इलेक्ट किया गया था किसकी परमिशन से, राजा जार की परमिशन से, आफ्टर द सक्सेस ऑफ 1905 रशियन रिवॉल्यूशन. जब रशियन रिवॉल्यूशन जो है 1905 का सक्सेस हो गया था तब ड्यूमा को तरह से सेलेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के रूप में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द लीडर हु लेड प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स टू विंटर पैलेस. कौन लीड कर रहा था विंटर पैलेस पे जब वर्कर्स एक तरह से विरोध करने गए तब? आंसर इज फादर गैपोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज सोवियत? सोवियत वाज ए काउंसिल ऑफ सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स ऑफ रशिया. सोवियत क्या था? एक काउंसिल ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का एक काउंसिल था, एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स ऑफ रशिया, और जो हड़ताल कर रहे थे वर्कर्स रशिया के उनका एक समूह, एक ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज पेट्रोग्राद सोवियत? व्हेन सोवियत मीट इन द सेम बिल्डिंग. मीन्स पेट्रोग्राद सोवियत क्या था ये पूछा गया. व्हेन सोवियत मीट इन द सेम बिल्डिंग वेयर ड्यूमा मीट इट वाज नेम्ड एज पेट्रोग्राद सोवियत. मीन्स जहां पे ड्यूमा जो है या पार्लियामेंट जो है वहां उसकी मीटिंग होती थी, तो उसी बिल्डिंग में सोवियत की मीटिंग होने लगी और उसी का नाम चेंज करके इट वाज नेम्ड एज पेट्रोग्राद सोवियत. सोवियत रख दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लेनिन्स अप्रैल थीसिस? लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? आंसर इज, द 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन वर कॉल्ड अप्रैल थीसिस. लेनिन की जो 3 डिमांड्स थी उनको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया. दे वर वॉर टू बी क्लोज्ड, लैंड टू बी टिलर एंड बैंक टू बी नेशनलाइज्ड. 3 थिंग्स जो है वो डिमांड्स जो है थी. फर्स्ट इज वॉर टू बी क्लोज्ड, कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, अंत कर दिया जाए, एंड लैंड टू द टिलर, भूमि जो है वो किसानों को दे दी जाए, एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया व्हेन अक्टूबर रिवॉल्यूशन बिगेन? जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आंसर इज केरेंस्की. आंसर इज केरेंस्की.
Next question is, who was Stalin? Answer is, Stalin was a close associate of Lenin and came to power in Russia after Lenin's death. He introduced firm emergency measures. स्टालिन कौन था? स्टालिन वॉज ए क्लोज एसोसिएट ऑफ लेनिन. लेनिन का एक बहुत ज्यादा निजी एसोसिएट था. एंड केम टू पावर इन रशियाज आफ्टर लेनिन डेथ. जब लेनिन की डेथ हो गई थी तब वो पावर में आया और उसने इंट्रोड्यूस किया फर्म इमरजेंसी मेजर्स, कुछ इमरजेंसी मेजर्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वर कुलैक्स? आंसर इज, इट वॉज द नेम गिवन टू द वेल टू डू पीजेंट्स ऑफ रशिया. ये नेम रशिया के जो वेल टू डू पीजेंट्स थे या वेल्दी पीजेंट्स थे उनको दिया गया और उनका नाम कुलैक्स रखा गया. ओके स्टूडेंट्स, so this is all about your today's lecture. So you have to write, you have to do these all questions in your fair notebook, okay, and learn them. Thank you.